Good morning, 11th class. So, class, we are on our chapter number 6, which is geomorphic processes. तो इसमें we were on the topic of weathering. वेदरिंग में वी हैव ऑलरेडी डन अबाउट द केमिकल वेदरिंग की कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण क्या होता है ब्रेकेज ऑफ यू कैन से रॉक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स और फिर बाद में उसका इरोजन हो जाता है तो वी विल सी ऐसे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल या लैंड सर्फेसेस होती है। तो वेदरिंग में ही केमिकल वेदरिंग होती है, बेसिकली केमिकल्स के रिएक्शंस या उनके आपस में रिएक्ट होने के बाद चेंजेस आने में, चाहे वो सॉल्यूशन से रिलेटेड हो, वाटर हाइड्रेशन से रिलेटेड हो, ऑक्सीडेशन से रिलेटेड हो, रिडक्शन से रिलेटेड हो या कार्बोनेशन, ये सारे प्रोसेसेस मिलके बेसिकली वेदरिंग को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो हमारा फिजिकल वेदरिंग था उसमें फिजिकल वेदरिंग में बेसिकली क्या है, जो फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ नेचर है वो इन्वॉल्व होंगे। तो फिजिकल नेचर में जैसे हमने पढ़ा है टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके अलावा फ्रीजिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अनलोडिंग, एक्सपेंशन, सॉल्ट वेदरिंग, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये वेदरिंग को बहुत ज्यादा फास्ट बना देते हैं और बेसिकली कंप्लीट होने में टोटली हेल्प करते हैं। तो नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ वेदरिंग, थर्ड कैटेगराइजेशन जो है दैट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब अपने को नाम से ही बहुत क्लियर हो जाएगा कि बायोलॉजिकल से अपना क्या मतलब है, कि समथिंग जिसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड है समवेयर। तो बेसिकली हम देखेंगे कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है उनके कारण जब वेदरिंग स्पीड अप हो जाती है या मेनली वेदरिंग होती है तो हम उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग बोल देते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एनवायरमेंट में जो ऑलरेडी वेदरिंग हो रही है या फिजिकल चेंजेस के कारण भी हो रही है, उनके साथ साथ हम देखेंगे जैसे सपोज बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, उसमें से जो अपने रॉक्स वगैरह उनमें से कुछ मिनरल्स का रिमूवल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सर्टेन एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा हमें पता है कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ जो एनिमल्स हैं वो सॉइल को कंटिन्यूअस हम बोलेंगे कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ मूव करते रहते हैं। बड़े एनिमल्स को अपने बोल सकते हैं जैसे बोरोइंग वेजिंग टाइप होता है। इसके अलावा जो छोटे वाले बेसिकली अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स, रोडेंट्स, ये जो होते हैं ये नेचुरली क्या करते हैं, सॉइल को नीचे वाले लेयर्स को ऊपर लेके आते हैं और ऊपर वाले लेयर्स को नीचे लेके जाते हैं। तो यानी ये कंटिन्यूअस और ये लूजनिंग ऑफ द सॉइल और जो मटेरियल है उसके कारण क्या हो जाता है, वापस से इरोजन हो जाता है। एंड ये जनरली सॉइल नहीं, जरूरी नहीं कि सॉइल में ही, बट ये जो अपर सर्फेस ऑफ द अर्थ है, सर्टेन में बी वेरी सॉफ्ट रॉक्स काइंड ऑफ थिंग्स, उनमें भी दे ट्राई टू ब्रेक देम अप। तो हम इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं कि बेसिकली जब ये अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स, रोडेंट्स, बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हेल्प करते हैं किस चीज में, एक्सपोजिंग जो न्यू सरफेस था जो नीचे की तरफ था उसको टुवर्ड्स दी अपर लेयर लेके आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली अब जो अपर लेयर्स है उनके ऊपर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के एलिमेंट से कांटेक्ट में आएंगे, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो मॉइस्चर प्रेजेंट हो, और अलग अलग केमिकल रिएक्शन होने के बाद ऑब्वियसली क्या होगा कि पूरे स्ट्रक्चर में चेंज होगा। और उसके बाद क्या चेंजेस होते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन केमिकल वेदरिंग। तो इसके अलावा मॉइस्चर अंदर भी पेनिट्रेट हो जाएगा इनके कंटिन्यूअस मूवमेंट के कारण। फिर हमने उसमें भी पढ़ा हुआ है कि वाटर के अंदर जाने से भी क्या क्या चेंजेस आते हैं जब पोरस एरियाज में से वाटर अंदर चला जाता है। ये तो हो गया कि बेसिकली एनिमल्स कैसे एड ऑन करते हैं और बायोलॉजिकल वेदरिंग में कैसे हेल्प करते हैं। बट ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो नॉट वेरी बिहाइंड। ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या करते हैं, बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है जैसे फ्लोइंग या फिर हम बोलेंगे जैसे कल्टिवेटिंग सॉइल, जिसके लिए वो सॉइल को ऑब्वियसली हमेशा क्या करते रहते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं, या तो फ्लो में नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, और कंटिन्यूअस ब्रेक डाउन करते रहते हैं बेसिकली फॉर कल्टिवेटिंग। तो इससे भी ऑब्वियसली क्या हो जाता है, मिक्सिंग होता है ऑफ द अपर लेयर्स कमिंग टू द सॉरी द लोअर लेयर्स कमिंग टू द अपर साइड, एंड अगेन उनका भी कांटेक्ट होता है विद द एयर, वाटर एंड मिनरल्स और अर्थ मटेरियल्स के साथ, एंड फाइनली अगेन वही चीज होती है, वेदरिंग स्पीड अप हो जाती है। और अपने को पता है इसके अलावा जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो डीके होते रहते हैं,
तो what do they produce? We already know that they produce certain acids. Humus produce करते हैं, कार्बोनिक और अदर एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, और इस डीके और हम देखेंगे कि अगेन कुछ रिएक्शंस होते हैं एंड दीज रिएक्शंस देन हेल्प इन वेदरिंग अगेन। और ये जो डीकेइंग प्लांट और एनिमल्स हैं, ये एसिड्स प्रोड्यूस करने के साथ साथ और वहाँ के उस एरिया के दूसरे चीजों को डीके होने में और ज्यादा स्पीड अप करते हैं, मतलब और कोई डेड एंड डीकेइंग अगर एनिमल्स है उनको स्पीड अप करते हैं। इसके अलावा कुछ जो है सॉल्युबिलिटी उनकी कैटेगरी हो जाती है, सॉल्युबल एलिमेंट्स जैसे चेंज हो जाते हैं। एंड देन हमने इन केमिकल रिएक्शन में पढ़ा ही था, सर्टेन एसिड से रिएक्ट होके फिर क्या रिएक्शन होता है, फिर फाइनल अगेन क्या होता है, वेदरिंग स्पीड अप हो जाती है। इसके अलावा वेरी कॉमन थिंग यू मस्ट हैव आल्सो नोटिस कि बहुत बार क्या होता है, किसी किसी सॉइल के अंदर तो जाती ही है रूट, बट वी यू में आल्सो हैव नोटिस कि कभी कभी किसी रॉक के अंदर भी अगर किसी प्लांट की रूट एक्सपैंड हो रही है तो वो उसके अलग अलग हिस्सों में जाके एक्सपैंड हो जाती है, जहां भी उसको थोड़ी सी भी स्पेस मिले। तो ऑब्वियसली वो जो रॉक है उसका ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि वो वीकन हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंडर जो रूट्स हैं प्लांट की वो ग्रो कर रही हैं। तो अगेन वही होगा, breaking of the rock into small fragments, and then because of when these fragments finally break up into very small particles, उसके बाद इनको through erosion they are carried on to the other places. So हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लांट की रूट्स है वो ट्रिमेंडस प्रेशर क्रिएट करती है ऑन द अर्थ मटेरियल एंड बेसिकली ब्रेकिंग देम अपार्ट। तो रॉक का तो मैंने एग्जांपल दिया, यू आल्सो नो सरफेस ऑफ द अर्थ पे भी जाती है एंड सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हैपन एंड इट आल्सो देयरफॉर हेल्प्स इन वेदरिंग। तो बेसिकली बायोलॉजिकल वेदरिंग में दिस इज ऑल दैट वी कैन अंडरस्टैंड, यानी बेसिकली हम यही बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम देखेंगे कि ईदर ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स जो हैं वो चेंजेस लाते हैं, न्यू सरफेस को ऊपर लाते हैं, पुराने सरफेस को नीचे लेके जाते हैं। सिमिलरली ह्यूमन बीइंग्स थ्रू देयर एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर एंड प्लोइंग एटसेट्रा again does the same similar kind of thing. Decaying plants and animals जो हैं again they also cause certain kind of changes inside the surface of the earth by producing certain acids. Or plant roots, we know that they exert a lot of pressure on the earth's material and then finally breaking them apart. So this is how the biological activities help in weathering. अब हम कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं which are basically specified in the book under a separate category, though we have already done it. जैसे special effects of weathering, इसमें आ जाता है exfoliation. Exfoliation term has already come in the earlier portions also. तो हमें बेसिक तो पता है कि फ्लेकिंग ऑफ या somewhere removing of more or less curved sheets of shells over the rocks or bedrock results in smooth and rounded surface. तो एक तरीके का ये एक्सफोलिएशन है, रिमूवल ऑफ दी समवॉट द टॉप लेयर्स। बट इसमें एक और चीज अपने को समझनी है कि एक्सफोलिएशन इज अ रिजल्ट, इट इज नॉट अ प्रोसेस। ठीक है, यानी वो जो रिमूवल हुआ है इट इज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, इट इज इटसेल्फ नॉट अ काइंड ऑफ वेदरिंग। यानी वेदरिंग के कारण जो लेयर्स मूव कर जाते हैं, इस पूरे जो चीज जो रिजल्ट हुआ है उसको हम बोल रहे हैं एक्सफोलिएशन, एंड इट इज इन इटसेल्फ नॉट अ प्रोसेस। एज आई सेड कि इसके बारे में अपने पहले टॉपिक्स में पढ़ा ही है कि जो अनलोडिंग वाला था जिसमें हमने देखा था एक्सफोलिएशन डोम्स बनती है, और उसके बाद थर्मल से रिलेटेड पढ़ा था एक्सफोलिएशन टॉर्स बनते हैं। तो these are basically result of you can say all the weathering processes, and these generally occur because of the expansion and the contraction. हमने पहले भी पढ़ा था कि जब टेम्परेचर के कारण कुछ एलिमेंट्स ऑफ द रॉक एक्सपैंड होते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर एक्सपैंड, फिर कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बाद फाइनली क्या होता है, ऊपर वाली लेयर ऑलमोस्ट रिमूव हो जाती है, जनरली स्मूथ या राउंडेड सरफेस बनाती है, एंड दैट इज व्हाई दे फॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ फीचर्स. So this is exfoliation, and here we just need to understand कि जो exfoliation है it is a result and it is not a process of weathering. ठीक है. नाउ इसके अलावा हम ये देखेंगे कि वेदरिंग की हमने इतनी बात की है,
But why is weathering so important, or is it important or not? Obviously अपने को पता है कि weathering process क्या होता है. ये responsible है rocks के टूटने into very very smaller fragments and very very smaller particles, जो एक तरीके से रास्ता बना रही है किस चीज का, of not only forming the soil, not only forming the regolith. Regolith का मतलब होता है basically एक लेयर अनकंसोलिडेटेड रॉक्स जैसे या सॉलिड मटेरियल जैसे, जो प्रॉपरली कंसोलिडेटेड या एक साथ इकट्ठी हुई हुई नहीं है, छोटे छोटे हिस्सों में टूटी हुई है, बट इट इज कवरिंग द बेड रॉक और ऑफ आवर प्लैनेट. मतलब बेसिकली अपर लेयर जो है उसको टेक्निकल टर्म्स में, और जब वो एक साथ पूरी कंसोलिडेटेड नहीं है तो उसको हम रेगुलेट बोल देते हैं. तो यहाँ पे वेदरिंग इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर समवेयर फॉर्मेशन ऑफ रेगुलेट इन सॉइल, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है इरोजन एंड मास मूवमेंट्स. जो मास मूवमेंट्स है विच विल बी स्टडिंग इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट सेक्शन. ठीक है, तो इसके लिए भी वेदरिंग जो है इज समहाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इसके अलावा अपने को पता है बायोम्स, बायोडाइवर्सिटी, अपना जो डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम है वो बेसिकली समवॉट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द वेदरिंग. क्योंकि हमें पता है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉइल टाइप और एनवायरनमेंट में ही क्या होता है, मिलता है अपने को. तो यानी किस एरिया से वेदरिंग हुई है और जनरली वहां पे क्या चीज डिपॉजिट हुई है, जो डिपॉजिट हुआ है उस सॉइल में किस टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, और वहां का क्लाइमेट कैसा है जिसके कारण और वेदरिंग कैसी होगी, या वेदरिंग जो सॉइल लाए हैं उस पे क्या इफेक्ट होगा, और सारे के सारे जितने वेदरिंग एस्पेक्ट हैं वो अभी भी उस एरिया में कितने इंटैक्ट काम करेंगे. उन सब से डिपेंड करता है कि हमारे फॉरेस्ट कैसे होंगे वहां पे, क्योंकि भाई कितना वेदरिंग मटेरियल वहां पे इकट्ठा हुआ है या वहां से रिमूव हुआ है, वहां पे किस टाइप की वेजिटेशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि वहां पे बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी. नॉट ओनली वी कैन से द वेजिटेशन, जो तो ऑब्वियसली द सेंटर अपना मेन कंसर्न है, बट अलोंग विद दैट द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट विल सस्टेन देयर. ये सारी चीजें समवेयर इज रिलेटेड टू द वेदरिंग. एंड इरोजन ऑब्वियसली हम बोलते हैं कि नॉट बी सिग्निफिकेंट. अगर अगर रॉक वेदर ही नहीं होंगे तो इरोजन होगा कहाँ से. रॉक को ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज रियली डिफिकल्ट कि अगर बहुत बड़ा रॉक है तो उसको एयर जो है हर बार इतने प्रेशर से उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए. ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. उसके अलावा तो क्या होगा, जब वो रॉक वेदरिंग के कारण छोटे छोटे हिस्सों में टूटेगा तभी तो वो जो फ्रेगमेंट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जाके डिपॉजिट होंगे, और हमारा इरोजन और डिपोजिशन का प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होगा. दैट इज वाई वेदरिंग इज इम्पोर्टेंट. मास वेस्टिंग में इरोजन, रिडक्शन ऑफ रिलीफ, चाहे या फिर लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन में चेंज करना, ये सारे के सारे जो है ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन है. इरोजन के कारण ये होते हैं, और इरोजन किसके कारण होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण. अब वेदरिंग ऑफ रॉक्स और डिपोजिशन जो है वो एनरिचमेंट में भी हेल्प करते हैं. एनरिचमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. हमने पढ़ा है जब वेदरिंग होती है, सपोज अपने केमिकल वेदरिंग की बात करते हैं, तो उसमें जब मिक्स हो जाता है वाटर और कुछ चीजों का सॉल्यूशन होकर वो रिमूव हो जाता है वहां से, तो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर रॉक में उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा. You get that? I'm again repeating the thing. Suppose we have a rock which has present of obviously many minerals with them. Now what happened, because of coming of water and certain things being soluble in water, certain things are being removed from the rock. यानी अब जो rock में जो remaining mineral है उनका concentration बढ़ गया है. तो अब वो जो अवेलेबल ओर्स हैं जिनमें कुछ मिनरल्स हैं, चाहे वो आयरन हो, मैग्नीज हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, ये जो हमारी नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको उस रॉक से एक्सट्रैक्ट करना क्या हो जाता है, इकोनॉमिकली वाइबल हो जाता है.
एंड सो लेट मी जस्ट मेक इट मोर क्लियर, मतलब एक रॉक में अगर मेरे पास ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वन पर्टिकुलर मिनरल है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो या वो मैंगनीज हो, तो क्या होगा, जब उसमें से एक्सट्रैक्ट करने का जो मेरा एक्सपेंस लगेगा, इट विल बी कंपैरेटिवली वेरी लेस एज कंपेयर टू अगर उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसके बहुत दूर दूर है, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है, इट विल बी somewhat economically very expensive. So it will somehow affect the national economy, because obviously nowadays we depend, everything depends on the availability of minerals. तो minerals को extract बनाना, उनका enrichment करना, concentration उनका ज़्यादा amount में होना is somewhere responsible, and because of, you can say they are somewhere responsible because of weathering. So that is why we say that weathering is really important, and this helps in this particular, you can say there is a very indirect kind of relation, but it actually is, these are of great importance for the national economy, for the development of the country, that the mineral should be available in concentration in its ores so that we can extract them and their extraction is viable. Okay, and we get the valuable ores in a good amount in one certain piece of you can say available ore. अब इसके अलावा एक और चीज अपने को पता है, सॉइल इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. एवरीथिंग ग्रोज ऑन द सॉइल. सॉइल इज समथिंग वी कैन नॉट एक्चुअली live without. Everything grows on soil. We actually live on the surface of the earth. Whatever we have, our food, etc., grows on the soil. So soil is really important for us. एंड सॉइल बनती कैसे है? एक्चुअली वी नो कि सॉइल के फॉर्मेशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज वेदरिंग, and that is why weathering is really really significant and is really very very important for us. Now we move on to enrichment. Now there is a small box that is given in your book, and this basically again explains that there is a one term enrichment which again we should go through while we are studying the weathering thing. Basically, when the rocks undergo weathering, some materials are removed through chemical and physical, you can say, coming of water. And as I said in the just few moments back, that जब certain chemical reaction के कारण, अगर सबसे easy वाला जो मैंने example दिया कि solution बन जाता है और कुछ suppose other few of the elements are removed from that particular rock, so the available valuable material remains, which whose concentration increases. तो ऑब्वियसली ये तब तक नहीं होगा जब तक वेदरिंग नहीं होगी, एंड ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सेम वैल्यूएबल मटेरियल अगर सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल हो अपने लिए, तभी अपने उसको क्या कर सकेंगे, एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे, उसको प्रोसेस कर सकेंगे, उसको रिफाइन कर सकेंगे, एंड फाइनली उसको क्या कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे. सो दिस होल इज कॉल्ड एनरिचमेंट, क्योंकि एक तरीके से जो अवेलेबल रॉक था उसकी एनरिचमेंट हो गई. व्हाट डू वी मीन बाय एनरिचमेंट? एनरिचमेंट यानी कि उसमें जो वैल्यूएबल मटेरियल है उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है, एंड इट हैज बिकम इजियर एंड इकोनॉमिकली वाइबल फॉर अस टू यूज दैट पर्टिकुलर मिनरल. ठीक है, सो एनरिचमेंट अगेन ऑफ these rocks or these available minerals ores is possible basically also because of weathering. So with this we complete the topic of weathering, where we have already studied that weathering is generally the process through which these are the, you can say, a method disintegration, chemical decomposition of rocks होता है, और अलग अलग elements चाहे वो weather के हो, climate के हो, they break up the rocks into small fragments. Very easy terms I am repeating, and then these finally get eroded and then leads to other kind of development. So weathering is, in simple terms, when we used to study in our younger classes, that wearing and tearing of the upper layers of the earth and so on. So उसके बाद हमने complex इसकी details पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था all the things are important, basically climatic, topography, सारे factors important होते हैं, and then we studied about the chemical weathering processes कि कैसे chemical रिएक्शंस, और चाहे वो सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, कार्बोनेशन के फॉर्म में हो, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन,
ये सारे जो है वेदरिंग को स्पीड अप करते हैं एंड कंप्लीट करते हैं थ्रू यूज ऑफ यू कैन से केमिकल रिएक्शंस एंड ऑल। फिजिकल वेदरिंग में एज वी सेड बेसिकली नेचर और उसके एलिमेंट्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, वाटर प्रेशर्स, एक्सपेंशन फोर्सेस बेसिकली बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हमने पढ़ा था अनलोडिंग एक्सपेंशन, टेम्परेचर चेंजेस के कारण और एक्सपेंशन के कारण, फ्रीजिंग, फ्रॉस्ट वेजिंग के कारण एंड सॉल्ट वेदरिंग। And today we did about the biological weathering कि कैसे certain organisms play an important role in weathering, where whether they are the small organisms like termites or maybe worms and उसके बाद वो कैसे चेंज करते हैं अपर लेयर को ऊपर लेके नीचे लोअर लेयर्स को ऊपर लेके आते हैं और फिर कैसे रिएक्शन होता है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो चाहे फिजिकल रिएक्शन के कारण हो। रूट्स कैसे प्लांट्स की रॉक्स के अंदर जाके उसको मतलब प्रेशर एक्सर्ट करती है एंड इट ब्रेक्स डाउन। And because of all these processes of weathering and human beings also कैसे फार्मिंग के टाइम फ्लोइंग और बाकी चीजों से क्या उसकी फॉर्मेशन में चेंज करते हैं, डीकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स भी करते हैं। तो बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी वेदरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमने ये कर लिया था कि एक्सफोलिएशन अगेन इज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग एंड इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। एंड बेसिकली ये होता है फ्लेकिंग ऑफ या रिमूविंग द लेयर फ्रॉम द सॉइल, और बेसिकली ये ऊपर से राउंडेड एंड स्मूथ सर्फेसेस बना लेते हैं। एंड दीज आर यू कैन से somewhere special effects of weathering, and we have already studied about the exfoliation domes and tores, जिसमें domes we know basically unloading और expansion के कारण होते हैं और tores जो basically thermal changes के कारण होते हैं। फिर significance of weathering में we have already studied that it is really important for many of the things, you can say most of the things, whether चाहे हम formation of soil बोल रहे हैं, whether चाहे हम enrichment की बात कर लें। And after that we will study about the mass movements. In mass movements we will study basically कि कैसे वेरी बिग पीसेज ऑफ रॉक्स एंड लैंड्स जो हैं दे आर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। और उसके बाद इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, स्लो मूवमेंट्स होते हैं, रैपिड मूवमेंट्स होते हैं, रीजन बिहाइंड देम, लैंडस्लाइड्स होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली समवेयर वील सी दीज आर मास मूवमेंट बिकॉज, और इनमें हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, ग्रेविटी प्ले करेगी। From you can say the movement from the upper to the lower, sudden falling of certain big rocks or landslides kind of thing. So detail में this topic we will study tomorrow. So this is it for today. If you have any doubt, feel free to ask. Just give this portion a reading and then just bring your problems and we'll solve all your problems. Okay.